सभापति महोदया, छब्बीसवीं युवा संसद के मानसून सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह सत्र अर्थपूर्ण रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके इनके हल निकाले जाएंगे। शपथ या प्रतिज्ञान के लिए सदस्य जनरल सेक्रेटरी प्लीज। मैं कुमारी अनुष्का को शपथ या प्रतिज्ञान के लिए आमंत्रित करता हूं, जो कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं अनुष्का, जो 26वीं युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई हैं। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदय, मैं हिंदी में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। के बारे में सभा को सूचित करना पड़ रहा है। अब कुछ सदस्य श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान अर्पित। नमस्कार महोदय। महोदय, वेंकटेश श्रीनिवास प्रसाद, मैं शिव क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। भी रह चुके थे। वो 6 बार चामराजनगर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक काल में कुल 14 चुनाव लड़े, जिसमें से 8 जीते। महोदय, वेंकटेश श्रीनिवास प्रसाद एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। कुमारी 73 वर्षीय भाजपा सांसद श्रीनिवास प्रसाद जी की तबीयत बिगड़ गई थी। वह बीते 4 दिनों से बेंगलुरु के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ था। श्रीनिवास प्रसाद जी चामराजनगर से 6 बार सांसद और नंजनगुड़ से 2 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने हाल ही में राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान भी किया था।
श्रीनिवास प्रसाद जी बहुत ही प्रतिभाशाली और लोकप्रिय राजनेता रहे। श्रीनिवास प्रसाद जी बहुत ही जोशीले थे, जो अपने सपने और दृढ़ संकल्पों को साकार कर देश को शिखर पर पहुंचाना चाहते थे। उनका दुखद निधन एक अपूरणीय क्षति है। उनके दुखद निधन पे आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। महाराष्ट्र के नांदेड़ से कांग्रेस के लोकसभा सांसद श्री वसंतराव चौहान जी का निधन 26 अगस्त को हो गया था। 69 साल के श्री वसंतराव चौहान जी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका हैदराबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा था। माननीय कांग्रेस में शामिल होने से पहले श्री वसंतराव चौहान जी निर्दलीय विधायक थे। पहली बार 2009 में नांदेड़ जिले में नायगांव के क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1968 में नायगांव के क्षेत्र से की थी। माननीय हम श्री वसंतराव चौहान जी के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद महोदय। वसंतराव चौहान महाराष्ट्र के एक राजनीतिज्ञ थे। 2009 में नायगांव विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सदस्य के रूप में चुने गए। बाद में कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और कर्मठ नेता के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। वे समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते थे। उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी। मैं उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ देर के लिए मौन रहेगी। में कुछ नए सदस्य शामिल हुए जिनसे आपका परिचय करवा रहा हूँ। कुमारी उन्नति कृपया करके सदन को अपना परिचय दें। करनाल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई हूँ और अब मैं कृषि मंत्री के रूप में अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगी। धन्यवाद। न्याय मंत्री कृपया करके सदन को अपना परिचय दें। नमस्कार, संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई हूँ और अब मैं सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगी। धन्यवाद महोदय। संख्या 301 के लिए श्रीमान किंशुक महोदय होगा कि इस वर्ष 5 मई को नीट परीक्षा आयोजित हुई और 4 जून को रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट के साथ एजेंसी ने कट ऑफ और टॉपर्स भी अनाउंस किए। इनमें से 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 अंक थे। महोदय, पिछले वर्ष यह संख्या केवल 2 थी। यह छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गुजरात, बिहार आदि कई जगह यह परीक्षा लीक हो गई। यह परीक्षा देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे मेडिकल के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। यह घोटाला उन शासकों की नाक के नीचे हुआ है जो सुशासन व पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटते हैं। अतः इसमें बहुत बड़े घोटाले की गुंजाइश को देखते हुए इसे नए सिरे से आयोजित होना चाहिए और इस घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि लाखों विद्यार्थियों को न्याय मिल सके। कृपया माननीय शिक्षा मंत्री इस मामले में मार्गदर्शन करें। शिक्षा मंत्री महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी इस विषय पर पूरी नजर है। हमारी सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है। एनटीए चीफ ने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया है। एनटीए के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो इसे बेहतर बनाने के लिए सिफारिश देगी। नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा। एग्जाम को 0 एरर बनाया जाएगा। ये कमेटी एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस ट्रांसफर और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को इंपोर्ट करने के लिए काम करेगी। माननीय महोदया, मैं सांसद महोदय को ये भी बताना चाहती हूँ कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है और इसमें सुनवाई भी चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने पर इनकार कर दिया है। हम माननीय अदालत के निर्णय का पालन करते हैं
तथा हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार आश्वासन दिलाती है कि इस मामले में उचित जांच की जाएगी और देश में गिरफ्तारियां चल रही हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हम सभी परिवादियों को आश्वासन दिलाते हैं कि उनके साथ न्याय होगा और योग्यताओं के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी नहीं की जाएगी। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अग्निवीर योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। ये योजना भारत के लिए नुकसानदायक है। इसमें सैनिकों को न तो इज्जत दी जाती है और न ही सुरक्षा दी जाती है, जो उनकी देशभक्ति और सेवा भावना को प्रभावित कर सकती है। इसमें न तो उन्हें उनकी नौकरी की सुरक्षा है और न ही अन्य कोई लाभ। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं, जिन्हें सिर्फ 4 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। न ही उन्हें पेंशन दी जाती है, न ही उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाता है। अतः मान्यवर अग्निवीर योजना एक अच्छी योजना नहीं है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम इस योजना को हटा देंगे, क्योंकि इस योजना की वजह से न तो भारत के हित का ख्याल रखा जा रहा है और न ही भारत की सुरक्षा का। तो माननीय रक्षा मंत्री महोदय इसका जवाब दें कि उन्होंने ऐसी योजना क्यों शुरू करवाई। माननीय 1 करोड़ का। परंतु अभी हाल ही में मैं खुद एक शहीद अग्निवीर अजय के परिवारजनों से मिला हूँ, उन्हें अभी तक ऐसी कोई भी रकम प्राप्त नहीं होगी। तो क्या आपकी सरकार इसे स्पष्ट करेगी महोदय? महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहूंगा कि शहीद अजय के परिजनों को 98 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और अभी प्रक्रिया चल रही है। उन्हें कुल राशि 1 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित होगी। नेता प्रतिपक्ष को मामले की सही जानकारी नहीं है, उन्हें देश और सदन से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष
महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट की लाइब्रेरी में 3 होनहार विद्यार्थियों की मौत हो गई। माननीय, मौत हो गई। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आखिर उनकी सरकार ने इस विषय पर क्या ठोस कदम उठाया है? क्या उनकी सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए किसी भी प्रकार का सेफ्टी रूल लागू किया है? यदि हाँ, तो ऐसी घटनाएं बार-बार घटित क्यों हो रही हैं? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? अगर हम घटनाओं के ऊपर ध्यान दें, तो हम यह कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर्स इन दिनों डेथ चैम्बर्स बन चुके हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे होनहार विद्यार्थी यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे और आपकी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, या कोई एक्शन लिया जाएगा? शिक्षा मंत्री जी, उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट की लाइब्रेरी में 3 होनहार विद्यार्थियों की मौत हो गई। माननीय, मौत हो गई। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आखिर उनकी सरकार ने इस विषय पर क्या ठोस कदम उठाया है? क्या उनकी सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए किसी भी प्रकार का सेफ्टी रूल लागू किया है? यदि हाँ, तो ऐसी घटनाएं बार-बार घटित क्यों हो रही हैं? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? अगर हम घटनाओं के ऊपर ध्यान दें, तो हम यह कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर्स इन दिनों डेथ चैम्बर्स बन चुके हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे होनहार विद्यार्थी यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे और आपकी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, या कोई एक्शन लिया जाएगा? शिक्षा मंत्री जी, उत्तर दीजिए। हमारी सरकार नया कानून लाएगी। महोदय, हम इस दिशा में उचित कदम उठा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में जो आदेश दिया है कि सुरक्षा मानक तय न होने तक कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे और वे ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। माननीय अदालत के निर्णय का पालन किया जा रहा है। सुरक्षा के नए मानक तय किए जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर इनका पालन करें, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय महोदय, देश में गिरफ्तारियां चल रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। निर्णय का भी पालन करेंगे। धन्यवाद महोदय। मैं सरकार से क्या इसी तरह सुप्रीम कोर्ट हर निर्णय लेगा और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या सरकार इसे स्पष्ट करेगी? आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहूंगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट हमारी न्याय व्यवस्था के चरम पर है। हम उनके आदेश का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद महोदय को यह बताना चाहूंगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट हमारी न्याय व्यवस्था के चरम पर है। हम उनके आदेश का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसकी गरिमा बनाए रखेंगे। जो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, उस मामले में हम भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 304 के लिए कुमारी गीतांजलि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश में बढ़ रहे रेल हादसों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। सरकार के 10 सालों में प्रति वर्ष रेल हादसों की संख्या बढ़ती आई है। ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि उनके 10 सालों के राज के बाद भी भारतीय रेलवे इमरजेंसी क्लास में है। लगभग 70% रेल दुर्घटनाओं का कारण ट्रेन का ट्रैक से उतर जाना जिम्मेदार रहा, जबकि कुछ घटनाएं ट्रेन इंजन की खराबी और ट्रैक की खराबी से हुई। महोदय, जिस देश में रेलवे का निजीकरण हो गया है, वहां हादसे तो होंगे ही। भारतीय रेलवे नेटवर्क
नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है और उसमें इस प्रकार की दुर्घटनाएं बार बार होना शर्मनाक बात है। मैं माननीय रेल मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि वो इन रेल हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दें। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ये रेल हादसे इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं और आप इन रेल हादसों को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं? रेल मंत्री हमारी सचिव रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर है। सरकार द्वारा नई पटरियां बिछाई जा रही हैं और हर साल 800 किलोमीटर ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। मानवीय विफलताओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है। रेलवे के आधारभूत ढांचे की युद्ध स्तर पर मरम्मत करने और नए तकनीकी उपकरणों के उपयोग के साथ साथ रेल चालकों के नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। रेल हादसों को रोकने के लिए कवच प्रणाली को समूचे रेल नेटवर्क में लागू करने का कार्य जारी है। रेल हादसों को रोकने के लिए अन्य जरूरी कदम हमारी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। सुरक्षित रेल ऐसे हादसों को रोका और जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। रेल यात्रा को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए छोटी से छोटी दुर्घटना के कारणों की तह तक जाना और जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 10 वर्षों में 52,000 अल्ट्रासोनिक ट्रैक डिटेक्शन किए गए हैं, जिसमें नॉलेज को इम्प्रूव किया गया है। लगभग हर जोन में से लागू किया गया है ताकि रेलवे में कोई भी गड़बड़ हो तो उसे ठीक किया जा सके। अब हवाई जहाज की तरह रेलगाड़ी में भी ब्लैक बॉक्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि रेल हादसों के कारणों का सही पता लगाया जा सके। सुरक्षित रेल यात्रा और आम लोगों की सुरक्षा हमारा पहला दायित्व है और विपक्षी दल जानबूझकर लोगों के मन में डर पैदा कर राजनीतिक रोटियां न सेकें। महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर करने के लिए यहाँ आज खड़ी हुई हूँ। यहाँ हमें इन कार्यक्रमों से जुड़े कुछ नकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। एक प्रमुख चिंता यह है कि हमारे अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे भारत देश में कई अन्य भयंकर समस्याएं सामने खड़ी है। तो क्या हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवंटित धन का प्रयोग इनके निराकरण हेतु नहीं करना चाहिए? हालांकि इसरो ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी में प्रगति किया, परंतु फिर भी कुछ मामलों के लिए हम आज भी विदेशों पर निर्भर है। ये विदेशी साझेदारियां हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं और इसी के साथ साथ इसरो के अंतरिक्ष मिशनों से पर्यावरण और सुरक्षा संबंधित समस्याएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ साथ अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस दिशा में अंतरिक्ष मंत्री महोदय उत्तर दें। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल के सांसद महोदय को यह बताना चाहती हूँ कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति हमारी सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसमें अंतरिक्ष इकोसिस्टम में योगदान देने वाले सभी लोगों की भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मेक इन इंडिया पहल अंतरिक्ष क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से हमारी सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले 5 वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसमें सभी क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं का प्रयोग हुआ है।
प्रमुख उपलब्धियों में LVM-3, PSLV का प्रक्षेपण, SSLV का विकास नेविगेशन व उपग्रह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान-3 और सूर्य धन करने का मिशन आदित्य L1 और मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की दिशा में प्रमुख प्रगति शामिल है। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल के सांसद महोदय को यह भी बताना चाहती हूँ कि रही बात पर्यावरण प्रदूषण और अंतरिक्ष की, तो इन सभी मुद्दों पर भी हमारी सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। आशा करती हूँ मेरे इस उत्तर से सांसद महोदय संतुष्ट होंगी। युवाओं के बीच बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह समाज के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर रहा है। विशेषकर यह युवाओं के सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ साथ उनकी जीवन शैली और विचारों को प्रभावित कर रहा है। महोदया, इससे हमारे युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। वे अपनी सामाजिकता और रचनात्मकता को खोते जा रहे हैं। उनका अधिकतर समय सोशल साइट्स पर बीतता है, जिस समय का प्रयोग वे अपने विकास के लिए और अपने देश के विकास के लिए भी कर सकते थे। महोदया, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंसक और अन्य व्यस्त सामग्री, जिसमें जुए जैसी खतरनाक शोषणकारी सामग्री दिखाई जा रही है, जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इससे हमारी युवा पीढ़ी अपने चरित्र और जीवन मूल्यों को खोती जा रही है। महोदया, इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेही बनाकर सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि युवाओं को पथभ्रष्ट होने से रोका जा सके। आखिर आपकी सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? क्या सरकार मेरे इस प्रश्न को स्पष्ट करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सांसद महोदया को यह बताना चाहूंगी कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई किसी भी नीतियां सामग्री को हटाने के अधिक जवाबदेह बनाने के लिए नए कदम उठा रही है व अन्य कानून बना रही है। सरकार गलत सूचना व डीपफेक जैसे खतरे से निपटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मध्यस्थ नियमों में संशोधन कर रही है, क्योंकि हमारे सामने बड़े पैमाने पर फर्जी मुद्दे आए हैं। हम ऐसे प्रावधान ला रहे हैं जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वे गलत सूचनाओं का पता लगा सकें और उन पर शीघ्र ही कार्यवाही कर सकें। अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे कंटेंट को मॉडरेट कर रही है। संपूर्ण वैश्विक नियामक संस्था इस मामले के आम सहमति पर पहुंच रही है। सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार कर रही है। दूरसंचार विधेयक इस सदन द्वारा पारित कर दिया गया है। व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक इस सदन द्वारा पारित कर दिया गया है तो अन्य विधेयक पर काम चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, वो फर्जी और निंदनीय सामग्री को हटाना होगा। हम इससे संबंधित नए कानून ला रहे हैं। महोदया, मैं सांसद महोदया को यह भी बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का समाज में बहुत महत्व है। इसके सकारात्मक मूल्य हैं और इसके नकारात्मक मुद्दे को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इस दिशा में एक सख्त कानून बना रहे हैं। धन्यवाद। महोदय से यह प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय का योगदान इतना कम क्यों है? भारतीय खिलाड़ी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी भारतीय पदक इतने कम क्यों है? भारतीय खिलाड़ी इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी आगे उभर नहीं पा रहे। इसके साथ ही हमारे नए खिलाड़ियों को आगे उभरने का मौका नहीं मिल पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी इतना कम बजट क्यों होता है? अन्य देशों में बच्चों को स्कूली स्तर से ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाता है, ताकि वे एक चुनिंदा खेल जिसमें आगे चलकर वे अपने देश को प्रस्तुत कर पाए। परंतु भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या माननीय खेल मंत्री हमें बताएंगे कि उनका मंत्रालय इस दिशा में क्या कर रहा है? महोदया, मैं विपक्षी सांसद महोदया को बताना चाहती हूँ कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के लिए और खेलों के विकास के लिए उनके बजट
ही पहले टोक्यो ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों की तैयारी का कुल बजट 70 करोड़ था। इसके साथ ही 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में इसका कुल बजट 470 करोड़ रहा है और ज्यादा खिलाड़ियों को और इवेंट्स में भेजा गया है। साथ ही हमारी सरकार ने 2024 में टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बड़े स्तर पर खेलने का भी मौका दिया गया है। भारत में खेलों के प्रति भावना जाग रही है, जिससे वह जागरूक हुए हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभा खोज और विकास के तहत महिला एथलीट को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा आर्थिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री के नारे खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री का सपना भारत को फिट राष्ट्र बनाना है ताकि बाकी नागरिक फिट रहे और खेलों में नई प्रतिभाएं सामने आए। साथ ही मैं आपकी अधिक जानकारी के लिए आपको बता देना चाहती हूँ कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। आज कोई खेल ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ना रही हो। पहले की अपेक्षा महिलाएं ओलंपिक खेलों में ज्यादा मेडल प्राप्त कर रही हैं। देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने महिलाओं के लिए INCOE और BSPC केंद्रों की स्थापना की है। साथ ही मैं विपक्षी दल को यह भी बताना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले व खेलों में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को सरकार की तरफ से सम्मान व प्रोत्साहन राशि दी जाती है। माननीय महोदय, हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसके बेहतर परिणाम आएंगे। आशा करती हूँ कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। On the behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure to extending our warm welcome to Your Excellency, Miss Priyanshi and Miss Kanika, who are on a visit to India as our honored guest. The other honorable member is Mr. Anshuman, Minister of Foreign Affairs. They are on a visit to India as an honored guest. They are now seated in a special box. It's very high-powered delegation. The delegation arrives on Monday, 9 September 2024. We wish them आए गए एक गंभीर प्रस्ताव की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। कुमारी कोमल आए और अपने ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के बारे में सदन को सूचित करें। माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि हाल ही में कोलकाता के एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई घटना ने पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। मैं इस विषय पर मंत्री महोदय को ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ कि उन्हें महिला सुरक्षा को लेकर एक केंद्रीय कानून बनाना चाहिए। महोदय, कड़े कानूनों के बावजूद भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध जारी है। हर कार्य क्षेत्र और बाहरी समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसमें व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना ने पूरे देश के स्वास्थ्य कर्मियों और महिलाओं को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका है और महिलाओं का विरोध प्रदर्शन बहुत तेज होता जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मामले पर क्या संज्ञान लिया है और वह दोषियों को सजा दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। क्या मंत्री महोदय आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगी? सब शांत रहे। स्वास्थ्य कि हम इस तरह की घटनाओं की बड़ी निंदा करते हैं और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह की घटनाओं का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। महोदय, जिस तरह पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही है वे निंदनीय है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए कटिबद्ध है। हम पश्चिम बंगाल सरकार के संपर्क में है और मामले पर भी नजर रख रहे हैं। पुलिस से लेकर मामला अब CBI को सौंप दिया गया है। माननीय महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जिस किसी ने भी इस तरह का अपराध किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के प्रति अपराध एक न माफ किए जाने वाला पाप है।
दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार तो आती रहेगी और जाती रहेगी, परंतु नारी की गरिमा की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को सख्त कर रही है और हम जल्द ही इस दिशा में एक नया कानून लेकर आएंगे। आशा है कि मंत्री महोदय मेरी इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। महोदया, 3 नए आपराधिक कानून बने हैं। 1 भारतीय न्याय संहिता, 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। ये पुराने कानून खत्म हो जाएंगे, इनकी जगह हम नए कानून लाने जा रहे हैं। ये पुराने कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए थे। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। महोदया, इसीलिए हमने ये नए कानून बनाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक युग के दंडों को न्याय केंद्रित दृष्टिकोण में बदलना है, जिसमें पुलिस जांच और अदालती प्रक्रियाओं को एकीकृत किया जाएगा ताकि देश के न्याय और नागरिक सुरक्षा की दिशा में बेहतर कार्य किया जा सके। धन्यवाद महोदय। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि ये नए कानून बिना किसी व्यापक चर्चा के लागू किए गए हैं। सरकार को इन कानूनों की फिर से जांच करनी चाहिए। ये कानून देश को पुलिस राज्य में बदल देंगे। नए कानूनों में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनकी वजह से आने वाले समय में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आम लोगों को परेशानी हो सकती है। और तो और इन कानूनों के नाम अंग्रेजी में रखे गए हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 का उल्लंघन है। नए कानून अस्पष्ट और जमानत विरोधी है। और तो और ये कानून पुलिस को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है, जो कि अमानवीय है। ये कानून मानव व समाज विरोधी है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को खत्म किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मैं नए कानूनों का समर्थन करती हूँ। नए कानूनों के लिए देश की व्यवस्था में कुछ नए बदलाव किए जाएंगे जो देश के नागरिकों के लिए लाभदायक साबित होंगे। 0 FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में जाकर अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। इससे गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार रखता है ताकि उसे तुरंत सहयोग मिल सके। नए कानूनों से आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आ जाएगा। मॉब लिंचिंग के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है। जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। ये नए कानून देश के नागरिकों को प्रभावित करेंगे और लाभदायक होंगे। धन्यवाद महोदया। First bill, please say ayes. Ayes. Those who are against the bill, please say no. No. ध्वनि